गई जो बात हमने बनाई देर तक। सभी कविता प्रेमियों को, सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में, जो एक संयुक्त आयोजन है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का, जिसका पिछली 40 कड़ियों से संयोजन कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र, सानिध्य कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर रामदरस मिश्र जी। बांसुरी पर हमारा साथ देते रहे हैं वेद मित्र शुक्ल जी, जो आज दोहरी भूमिकाओं में हैं, एक संचालक की भूमिका तो दूसरी बांसुरी वादन पे मंगल ध्वनि के रूप। संचालन की पदभार और बांसुरी वादन के लिए एक साथ ही वेद मित्र शुक्ल जी को आमंत्रित करने से पूर्व 4 पंक्तियां आप सभी के आगे निवेदित करता हूं कि मैं जिसके लिए पल पल बदलता रहा, मैं जिसके लिए पल पल बदलता रहा, सांचे में मेरे वो ढलता रहा, पास आने की उसके तपिश देख ली, पास आने की उसके तपिश देख ली, वो चमकता रहा मैं पिघलता रहा, वो चमकता रहा मैं पिघलता रहा। बहुत सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं संचालन की पदभार सौंपता हूँ आदरणीय वेद मित्र शुक्ल जी। आदरणीय वेद मित्र शुक्ल जी, मैं प्रारंभ करूं? जी जी सर। धन्यवाद रवि शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी पुनः इस 40वीं कड़ी में गुरुवर रामदरस मिश्र जी के साथ अपने महत्वपूर्ण समय के महत्वपूर्ण कवियों के साथ, जिसमें हमारे आदरणीय भारतेंदु जी, डॉक्टर रश्मि झा जी, विपिन जी और अमिता जी हम सबके साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। विशेष रूप से गुरुवर रामदरस मिश्र जी, और आज हम सबका सौभाग्य है कि साथ में माता जी कई दिनों के बाद, मेरे ख्याल से कुछ कड़ियों में माता जी का हम लोगों को सानिध्य नहीं मिल पा रहा था। माता जी श्रीमती सरस्वती मिश्र जी भी हम सबके साथ हैं। तो गुरुवर और माता सरस्वती जी को सादर प्रणाम। जैसा कि रविशंकर जी ने कहा है कि पिछली कड़ियों से हम लोग एक मंगल ध्वनि के रूप में वंशी वादन पर कुछ रचनाएं प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे हैं। उसी कड़ी में, उसी क्रम में एक धुन प्रस्तुत है आप सबका।
बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत यह सुंदर। एक जो आदरणीय प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी, आदरणीय ओम निश्चल जी, हमारे रविशंकर जी और गुरुवर रामदरस मिश्र जी का जो हम सबको सानिध्य मिल रहा है, उस सानिध्य में ये जो कुछ मंगल धुन के माध्यम से कुछ स्वर हम सबके सामने उपस्थित होते हैं, ये परिकल्पना और ये जो प्रस्तुतियां हैं, उन सबके लिए इन 40 कड़ियों से हम लोग जिस तरीके से साथ चल रहे हैं, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद और आभार। कोरोना काल से हम सभी इन 40 कड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं और सच में कहा जाता है कि जो कविता है वही बचती है और कविता ही हम लोगों को बचाती है। हम हर बार कुछ विशिष्ट कवियों के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं और ये 7 दिनों का, 6 दिनों का, एक सप्ताह का समय होता है और विषय ये आता है कि चिर प्रतीक्षित एक शब्द है और ये 7 दिन और 6 दिन हमारे लिए चिर प्रतीक्षित जैसे हो जाते हैं कि ये सप्ताह कब आ रहा होगा, हम कब गुरुवर रामदरस मिश्र का सानिध्य प्राप्त करेंगे और हम सब कुछ कविता सुन रहे होंगे। तो मैं ये चिर प्रतीक्षित शब्द को उपयोग करते हुए आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जी हैं और साथ में अमिता मिश्र जी हैं। हमारे स्त्री विमर्श, स्त्री साहित्य और समीक्षा और उन पर साहित्य को लेकर के विशेष रूप से सजग और सक्रिय आदरणीय विपिन चौधरी जी हैं और हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते रहते हैं, हम सबके साथ भारतेंदु जी किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। एक नवगीतकार तो है ही वो, और हमारे समय की जो कविता है, जो साहित्य है, उससे भी वो लगातार गुजरते रहते हैं और उसको हम सबके सामने अपनी विशेष दृष्टि के साथ प्रस्तुत करते रहते हैं। आप सभी का स्वागत। लेकिन इस काव्य गोष्ठी को हम शुरू करें उसके पहले मैं ये आप सबको बताऊं, पूर्व में कई बार हम सबसे छूट जाता है ये विषय कि इन काव्य गोष्ठी को रिकॉर्ड करने के लिए, एक अच्छे से इसको संजोने के लिए एक ग्रंथ तैयार किया जा रहा है जिसमें आए हुए सभी कवियों को, उनकी रचनाओं को सम्मिलित किया जाएगा। साथ में गुरुवर रामदरस मिश्र जी का आशीर्वचन, उनकी भी रचनाएं होंगी और ये एक कार्य जो कि पूर्ण रूप से हमारे समय को कहीं ना कहीं एक स्थान पर हमें संजोने का मौका दे रहा है। आभार, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर रश्मि झा जी, जिनका अभी हाल ही में है 2 महत्वपूर्ण पुस्तक आई हैं, एक कविता संग्रह और एक गजल संग्रह, जहां तक मैं सही हूं जी, मैम हम सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं दोनों पुस्तकें, अपनी कविता संग्रह और गजल संग्रह। मुझे चांद चाहिए, जहां तक चांद से संबंधित उसका शीर्षक है, मुझे याद आ रहा है। जी जी, पूछेगा खुदा तुम क्या लाए, और दूसरा है गजल संग्रह जो चांद मेरा हो गया। जी, ये 2 पुस्तकें बिल्कुल अभी हम सबके साथ आई हैं। और डॉक्टर रश्मि झा, मैं आपको बताऊं कि आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आप कंप्यूटर के क्षेत्र में आपका विशेषज्ञता है, लेकिन कविता हम सबके साथ रहती है। डॉक्टर रश्मि झा एक महत्वपूर्ण संस्थान से जुड़ी हुई हैं, उसमें अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हैं। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रश्मि झा जी को कि जो जिन ताजा संग्रह के साथ हम सबके साथ हैं और हमें उनसे और कुछ अतिरिक्त अपनी कविताएं सुनाने का कष्ट करें। डॉक्टर रश्मि झा जी। जी, माँ शारदे को नमन है, इस पावन मंच को नमन है। आदरणीय रामदरस मिश्र जी, वेदमित्र शुक्ल जी, स्मिता जी और ओम निश्चल जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इतने विराट व्यक्तित्व रामदरस मिश्र जी के पावन सानिध्य में मुझे कविता पाठ का सौभाग्य मिल रहा है। मैं अभिभूत, मैं उनको पुनः सादर नमस्कार करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी कवियों, साहित्य साधिकाओं और श्रोतागणों
को मेरा स्नेह भरा अभिनंदन और प्रणाम। आज के इस खुशनुमा माहौल में जो आप लोगों को विदित होगा कि अभी ये फागुन का महीना चल रहा है, प्रेम प्यार और रंग का महीना चल रहा है, जो कि हमें रामदर्श मिश्र जी की कविताओं में फागुन और बसंत का तो इतनी सारी कविताएं हैं उनकी, और लास्ट ये परिचर्चा में भी इन्होंने 2-3 कविताएं उस तरह की गाई थी, तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये प्रेम का महीना, प्रेम का उत्सव हमेशा ही चलते रहना चाहिए। तो एक छोटा सा शेर अर्ज करती हूँ। जश्न मोहब्बत की कोई तारीख नहीं होती, जश्न मोहब्बत की कोई तारीख नहीं होती, महबूब की बातें हैं मुकम्मल नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं अपने प्यारे प्रभु और मालिक को अर्ज करते हुए एक गीत गाना चाहती हूँ, और इसके पहले एक छोटा सा शेर आप लोग की नजर करती हूँ। रहमत तेरी नजर, रहमत तेरी नजर तकदीर सजा दे, रहमत तेरी नजर तकदीर सजा दे, रहमत तेरी नजर तकदीर सजा दे, जर जमीन जन्नत इबादतें सिला नहीं। तो सुंदर सुंदर। तो इसको आगे बढ़ाते हुए एक प्यारा सा गीत। चर्चा बड़ा जग में तेरा, रहता कहाँ कुछ तो बता, तेरी चाहतों का ये सिलसिला जो चला तो बस चलता गया, जो न रुका कभी न कभी थमा, क्या राज ये कुछ तो बता। मैं तो चल पड़ा तेरी याद में, बंदा बना सजदा किया, तू छुपा रहा मेरी रूह में, कभी रूबरू मेरे बिया। जो तू बन गया मेरा मैं कदा, जी भर पिया जी भर जिया। जो तू बन गया मेरा मैं कदा, जी भर पिया जी भर जिया। सर राह झूमे तेरे लिए, वाह वाह किया वाह वाह किया। तेरे रूह में है वो ताजगी, जैसे गंगा में नहा गया। तेरे रूह में है वो ताजगी, जैसे गंगा में नहा गया। जर्रे में भर दी रोशनी, तेरी रहमतों का है शुक्रिया। जर्रे में भर दी रोशनी, तेरी रहमतों का है शुक्रिया। चर्चा बड़ा जग में तेरा, रहता कहाँ कुछ तो बता। तेरा सिफत तेरी सादगी, तेरा सिफत तेरी सादगी, मेरी बंदगी मेरी बानगी। तेरा सिफत तेरी सादगी, मेरी बंदगी मेरी बानगी। तेरे लिए ये दीवानगी, दोनों जहान से मैं गया। चर्चा बड़ा जग में तेरा, रहता कहाँ कुछ तो बता। चर्चा बड़ा जग में तेरा, रहता कहाँ कुछ तो बता। अब दूसरा गजल मैं नज्र करती हूँ। इसका शीर्षक है राह तेरी खुदा चल के आएगा। तारों की बात करता हूँ, तारों की बात करता हूँ, चांद आएगा, जिंदगी में ऐसा मुकाम आएगा। तारों की बात करता हूँ, चांद आएगा, जिंदगी में ऐसा भी मुकाम आएगा। परवास को भरोसा अपने ही पंख पर, परवास को भरोसा अपने ही पंख पर। सूरज की तरह जल, सूरज की तरह जल, सूरज की तरह जल, चमकना भी आएगा। हालात नहीं अच्छे, कमतर नहीं है तू, हालात नहीं अच्छे, कमतर नहीं है तू। खुद पे रख भरोसा, हौसला भी आएगा।
मंजिल नहीं दिखे पर हिम्मत न छोड़िए, मंजिल नहीं दिखे पर हिम्मत न छोड़िए, राह कामयाबी की सबको बताएगा। क्या ख्याल तेरा, क्या ख्याल तेरा अपने ही बारे में, जो देखता है सब में वैसा ही पाएगा। दिल में मुकाम रखते बस चंद लोग ही, दिल में मुकाम रखते बस चंद लोग ही, खुद को गवा के जो जग के काम आएगा। घबरा के न कर शिकवा, घबरा के न कर शिकवा, अच्छी नहीं ये बात, घबरा के न कर शिकवा, अच्छी नहीं ये बात। सब्र कर, राह तेरी खुदा चल के आएगा। सब्र कर, राह तेरी खुदा चल के आएगा। तारों की बात करता हूँ, चांद आएगा, जिंदगी में ऐसा भी मुकाम आएगा। अब तीसरी अपनी रचना सुना रही हूँ। इसके पहले एक शेर अर्ज करती हूँ। जी। बेचैन बेचैन ख्वाहिशें हमें सोने नहीं देती, बेचैन ख्वाहिशें हमें सोने नहीं देती, कारोबार इश्क का आसान नहीं होता। अब ये गजल पढ़ती हूँ। दिल खाली मेरा शोर बहुत करता है, दिल खाली मेरा शोर बहुत करता है, शायर बनके ये गीत बहुत लिखता है। मिलके भी जब तुमसे बात नहीं होती है, मिलके भी जब तुमसे बात नहीं होती है, एक एक पल भारी सदियों सा लगता है। अच्छा लगता है, झूठ नहीं कहते हैं, अच्छा लगता है, झूठ नहीं कहते हैं, हंसकर जब वो नाम मेरा लिखता है। क्या बात तुम्हारी, क्या बात तुम्हारी, चांद सभी कहते हैं, क्या बात तुम्हारी, चांद सभी कहते हैं, हासिल तुम मुझको नाज बहुत होता है। अब खैर मेरी क्या लेते हो बोलो तो, अब खैर मेरी क्या लेते हो बोलो तो, मुझसा आशिक क्या पहली बार मिला है, मुझसा आशिक क्या पहली बार मिला है। अब थैंक यू। इसके पहले हर बात में मेरी, एक छोटा सा शेर अर्ज करती हूँ। हर बात में मेरी यूं मुस्कुराया न करो, हर बात में मेरी यूं मुस्कुराया न करो, दिलवर तेरे तेवर नुमाया है मुझे। और इसके साथ ही एक गजल छोटा सा। हल्का सा इशारा जो कर दे, हल्का सा इशारा जो कर दे, तस्कीन मुझे मिल जाए ना, तुझे कैसे चाहूं तू ही बता, ये राज वो ही समझाए ना। एक शाम कहा वो आएंगे, एक शाम, एक शाम कहा वो आएंगे, एक शाम मुझे मिल जाए ना, खुशबू सी महकती है राहें, खुशबू सी महकती है राहें, फूलों को ये बतलाए ना। रिश्तों की उम्र नहीं होती, रिश्तों की उम्र नहीं होती, कोई उनको समझाए ना। बहुत बढ़िया। रिश्तों की उम्र नहीं होती, कोई उनको समझाए ना। है इश्क मेरा पैगंबर सा, है इश्क मेरा पैगंबर सा, सजदे में सर को झुकाए ना, सजदे में सर को झुकाए ना, हल्का सा इशारा जो कर दे,
तस्कीन मुझे मिल जाए ना, तुझे कैसे चाहूं तू ही बता, ये राज मेरी समझाए। बहुत बढ़िया। एक दो और पढ़ सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ मैम, एक एक रचना और पढ़ करके हम सबको जी। एक रचना और मैम। जी जी जी। अच्छा। जद्दोजहद जद्दोजहद जिंदगी की मार डाले ना मुझे, जद्दोजहद जिंदगी की मार डाले ना मुझे, मुकम्मल ना हुआ जो मुंतजिर ही हो जाए। वाह वाह। इसके धन्यवाद। इसके साथ ही एक गजल अर्ज करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ आप लोगों के पेशे खिदमत है। उड़े तो ठीक, उड़े तो ठीक, मगर वापसी का ध्यान रहे। उड़े तो ठीक, मगर वापसी का ध्यान रहे। जमी पुकारता, उसका भी तो कुछ मान रहे। जमी पुकारता, उसका भी तो कुछ मान रहे। जिया तो हाशिए पे, हमेशा हम लोग बाहर ही बाहर जीते हैं। जिया तो हाशिए पे, जद्दोजहद भी खूब रही। दूर जमाने से तेरा अपना भी जहान रहे। जिया तो हाशिए पे, जद्दोजहद भी खूब रही। दूर जमाने से तेरा अपना भी जहान रहे। था जिद के दिखाएंगे, था जिद की दिखाएंगे, हम ही हमें यहाँ पे। था जिद के दिखाएंगे, हम ही हमें यहाँ पे। अच्छा है, अच्छा है घर के बाहर बंदे तेरी दुकान रहे। अच्छा है घर के बाहर बंदे तेरी दुकान रहे। तौला किया है खुद को, तौला किया है खुद को दुनिया की नजर से। तौला किया है खुद को दुनिया की नजर से। अपनी अजीम हस्ती का कुछ तो गुमान रहे। अपनी अजीम हस्ती का कुछ तो गुमान रहे। हंसे के फूल हो मगन, हंसे के फूल हो मगन, जिए फकीर सा। हंसे के फूल हो मगन, जिए फकीर सा। खुदा की राह में बंदे तेरा मुकाम रहे। खुदा की राह में बंदे तेरा मुकाम रहे। खुदा की राह में बंदे तेरा मुकाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जी। हम सभी सुन रहे थे डॉक्टर रश्मि झा जी को, जिनका अभी हाल ही में पूछेगा खुदा तुम क्या लाए और चांद मेरा हो गया, दो पुस्तकें आई और उन्होंने अपने अशार और हमें हम सबके सामने प्रस्तुत किए। हम सब उनसे गुजरे, जो एक सकारात्मकता होती है उन सब से हम गुजर रहे थे। और आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जी के बाद हम एक दूसरे अपने कवि को सुनना 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 चाहेंगे और हम सबके साथ हैं अमिता मिश्रा जी। अमिता मिश्रा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एक प्रख्यात कॉलेज में पढ़ाती हैं। वो अपने प्राध्यापकीय कार्य से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। उनका भी अभी हाल ही में एक एक कविता संग्रह आया है, कभी कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कभी कुछ नहीं मिलता। आप लगातार आपका प्रकाशन होता रहता है पत्र पत्रिकाओं में, हम उनको पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली हैं अनीता मिश्रा जी और उन्होंने जेएनयू और अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़ी रही हैं। हम आमंत्रित करेंगे अमिता मिश्रा जी को कि वो आए और कुछ अपनी कविताएं हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय अमिता मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद वेद मित्र शुक्ल जी। मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे जी बुलाए जाने पर। सबसे पहले मैं रामदरस मिश्र सर का बहुत बहुत आभार और बड़ा अभिवादन करती हूँ कि उनको जो पढ़ते रहे हैं आज साक्षात उनके साथ मिलने का मौका मिल रहा है। और ओम निश्चल सर का, जिन्होंने मुझे बहुत कम परिचय के साथ ही मुझे यहाँ आमंत्रित किया
और आज के आमंत्रण की एक बहुत बड़ी खुशी मेरे पास है। मेरे गुरु भारती सिंह यहाँ पर हैं, जिन्होंने मुझे ग्रेजुएशन में पढ़ाया और उन्होंने मेरे लड़खड़ाते कदमों को देखा था, मैं किस तरह बन रही थी। आज उनको यहाँ अचानक देख कर के इस आमंत्रण के दौरान मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं पूरे दिन उनके बारे में सोचती रही। मैं आज 20 ईयर बाद आई थिंक मॉम से मिलना हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही रश्मि झा मैम, स्मिता मिश्रा मैम और विपिन जी को मैं जानती हूँ। सभी अच्छे-अच्छे लोग हैं यहाँ पर। कुछ कविताएँ अर्ज करना चाहूँगी। मेरी कविताएँ महिलाओं पर केंद्रित हैं और कुछ किसानों पर हैं, कुछ भिन्न-भिन्न विषयों पर हैं। मैं कुछ संग्रह से पढ़ूँगी और उसके बाद जो 2021 में मेरा ये संग्रह आया था लास्ट में, उसके बाद जो मैंने कुछ कविताएँ लिखी वो भी मैं पढ़ूँगी। अ, चलो ऐसे ही कर देते हैं। सबसे पहले मेरी एक कविता है, बिना प्रेम किए 30 पार करती लड़की। अ, जो करीब 7-8 साल पहले हंस में जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी वहाँ पर है। इसका विषय है कि जो बड़ी लड़कियाँ जो कस्बे में, टाउन में रह रही हैं, उनके साथ कैसे क्या होता है, तो उन पर है। ये कविता शुरू होती है, माँ अब भाइयों की इस घर में मुझसे नहीं रहा जाता, जाने कब होगा मेरा विवाह और फिर मैं माँ बन सकूंगी। अब यह रो रो सुबह शाम की पूजा अर्चना मुझसे नहीं होगी माँ, व्रत उपासनाओं से ढहती सुकुर्ती मेरी दें, शिवलिंग को चंदन नहीं, शीश को ढिढौना लगाना चाहती है माँ। रोली अक्षत और गंगा जल सब ले लो, बेल पत्र जो हरे हैं इन्हें अब मत दो मुझे, परिक्रमा में मेरा मन नहीं लगता, आरती करते वक्त ही मैं कहाँ रह पाती हूँ रिश्का, कीर्तनों में सहज ही सहनाई की धुन तिड़ जाती है, 30 त्योहारों के निमित्त अब और गंगा नहीं नहाना चाहती, मेरा यौवन सीख जाता है इन रेतीले ढूंढों पर चलकर। रंग बिरंगे घोघों सीपों को देखकर मन रेशमी उड़ान भरता है। माँ मेरी मुझे नंगे पैर बजरी पर चलने दो। ये एक कस्बे की लड़की है, टाउन की लड़की है जो कह रही है। इसके आगे मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी। मेरी एक स्टूडेंट थी, आरजू नाम था उसका, और कुछ दिनों पहले वो नहीं रही, और किस तरह से नहीं रही कि उसका जो प्रेमी था उसके द्वारा ही उसको मार दिया गया था। तो ये मुझे कविता हमेशा बहुत अंदर से बड़ा उद्वेलित करती रहती है। मैं इस कविता को यहाँ पढ़ना चाहूंगी। उस एक उजियाले दिन में खामोशी की, सर्दियों के दिन थे और वो नहीं रही थी, उसी की याद में है ये। उस एक उजियाले दिन में खामोशी की चादर लहूलुहान हो गई है, मार दिया गया उसे, बच नहीं पाई वह नर बाघ के प्रहार से। पिछले कुछ वर्षों में प्रेम में कत्ल आम बात हो गई है, मार देते हैं प्रेमी लोग उस लड़की को जिससे वे प्रेम करते हैं, मार देते हैं प्रेमी लोग उस लड़की को जिससे वे प्रेम करते हैं। बाघ की मस्तानी चाल पर मोही थी वह, जिद की थी आरजू ने प्रेम की स्लेट पूरी करने की। दूर रहती तो बच सकती थी बाघ के जबड़े सकते, ज्यादा नजदीक जाने पर दबोचा जाएगा उसे, नादान समझ पाई नहीं, बेरहम बाघ मुरव्वत जानता नहीं, आरजू तुम्हारे पीछे दुख की गहरी टीस है। तुम्हारी सहपाठनी उस वाकये से डरी और सहमी है, पिता उस एक दिन से कई वर्ष गुना ज्यादा बूढ़े और जर्जर हो गए हैं। माँ रो रही है और बता रही है तुम्हारे रहने की छोटी मोटी कथाएं। शिक्षिकाएं समझ रही हैं प्रेम के उलाहने में स्त्री की कैद, शिक्षिकाएं समझ रही हैं प्रेम के उलाहने में स्त्री की कैद। प्रश्न है कई, किसी तरह बचाया जा सकता था तुम्हें, कैसे होगा सामाजिक लीला का विनाश, जहाँ सिर्फ स्त्री का स्त्रीपन ही ले लेता है उसकी जान, जहाँ सिर्फ स्त्री का स्त्रीपन ही ले लेता है उसकी जान। क्या बनाया जा सकेगा कोई ऐसा ओवरकोट, छुप जाओगी तुम सब उसके अंदर, नर पूछ हिलाता बैठेगा अपनी मान में, मौसम की शक्ति उसे दुस्साहस से रोकेगी। तो ये एक कविता थी और बहुत ही सुंदर कविता। इसके साथ भिन्न भिन्न विषयों पर मेरी कविताएं हैं। तो एक विस्थापन पर है,
हम लोग जेएनयू में बहुत देखते थे कि विस्थापन और बहुत घर का टूटना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए। तो ये एक कविता है जिसका शीर्षक है घर जब नदी बनते हैं। घर जब नदी बनते हैं बहते हैं धीरे धीरे, घर जब नदी बनते हैं बहते हैं धीरे धीरे, जैसे कोई कांपता दिया हो जो नदी में बैठकर ख्वाहिश रखता है वो कि उसकी भी पूजा घर में बैठकर मुस्कुराने भर की जगह दे दी जाए। घर जब नदी बनते हैं तो सहमती है सांसें, ठिठकती है कंदील की डाल, भीगता है पावतौनों का बिछौना, सोचती है मुनिया कहीं कोई तूफान जरूर आया है या फिर आया होगा समुद्र में ज्वार भाटा, मछुआरों की नौका दूर निकल गई होगी, सैनिकों ने उन्हें दूर देश का वासी समझ कैद कर लिया होगा। तो ये एक कविता है विस्थापन पर। और एक कविता मैं पढ़ूंगी अकेले होने पर। मेरे संग्रह में 2-4 कविताएं, कई एक कविताएं हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला होता है, हम कितनी भी दुनिया के बीच में रह लें। तो एक छोटी सी कविता है अकेला होना। मैं अकेली और बात करने को कोई नहीं, मैं अकेली और बात करने को कोई नहीं, मैं अकेली और सपनों में आने को कोई नहीं, मैं अकेली निपट अकेली इतनी कि आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं, मैं अकेली कि जीवन का असल सच बांटने को कोई नहीं, मैं अकेली कि जीवन का असल सच बांटने को कोई नहीं, शहर की आबो हवा कुछ ऐसी कि सारी शख्स उतनी ही अकेले जितनी मैं, बेशक वे ऐसा कहते जरूर नहीं। एक ये छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर। और एक कविता मैं पढ़ूंगी आंधियां है भारती माम और सारे लोगों का। ये तलाक पर है और जिसमें पुरुष नायक है और वही अपनी बातें कह रहा है। यहाँ पर मैं नहीं, वो जो भी पुरुष है वो कह रहा है। आंधियां इसका शीर्षक है। देखो इन आंधियों ने मेरा घर उजाड़ दिया है, देखो इन आंधियों ने मेरा घर उजाड़ दिया है, मेरी पत्नी और बच्चा कहीं खो गए हैं, कहाँ ढूंढूं उनको। वे दोनों मिलते ही नहीं। सा बैठा हूँ, दिन निकलते हुए बहुत दूर चले गए, मेरे मन का सूरज डूब चुका है, थकान से लथपथ हूँ मैं, थकान से लथपथ हूँ मैं, सब कुछ रुला देने वाला है, यारियों के शब्द टूटकर बिखर गए हैं, मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, मेरा बच्चा पिता शब्द को अब तक भूल चुका होगा। दिनों की दूरी और महीने सिमटते चले गए, वे दोनों मुझसे मिले ही नहीं, सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, घर यूं ही हाथों से फिसल जाएगा और मैं अकेला इतना लंबा जीवन जीता चला जाऊंगा। ये मेरे संग्रह से कविताएं हैं और 2-4 जो लगातार इस बीच लिखती रही हूँ। तो 2-1 कविताएं और अभी टाइम तो है ना वेद मित्रा जी? जी। एक कविता है, एक दो रचनाएं और मैम। जी जी जी। एक कविता है मैम, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं और शिक्षित महिलाएं हैं। हमने बहुत कुछ देखा है कि महिलाओं के बारे में अफवाहें बहुत तरह तरह की फैलती हैं। तो इस कविता का शीर्षक है अफवाहें। उनका हासिल क्या था जिन्होंने स्त्री के खिलाफ सदैव अफवाहों को चुना था, उनका हासिल क्या था जिन्होंने स्त्री के खिलाफ सदैव अफवाहों को चुना था, उनकी गढ़ी कथाओं को समाज गौर से टकटकी लगाए सुन रहा था, उस कौम की आत्माएं मृत थी और उनके शरीर जिंदा थे, उन्होंने पूरी उम्र कभी जरूरी सवाल नहीं उठाए, उन्होंने पूरी उम्र कभी जरूरी सवाल नहीं उठाए, जो उड़ती खबरें सुनी उन्हें सच माना, कभी पड़ताल नहीं की, उनकी पड़ताल कभी नहीं की। कहते हैं कि अफवाह जंगल के आग सी फैलती है, दादी बताती थी कि अफवाह ने किस तरह उनकी मुंह बोली बहन को बिन ब्याहे उनसे छीना था, वह घाव पूरी उम्र रह रह कर उन्हें छीजा था। कितनी ही बेटियां होती हैं रोज इन अफवाहों की शिकार। बहुत आसान है, बहुत आसान है एक स्त्री के खिलाफ अफवाहों में शरीक हो जाना, लाल को पीला और पीले को बेरंग बताना। अफवाह में शामिल वे शरीफ लोग भी हैं जो अपनी छतों पर चिड़िया का पानी रखते हैं, वे भी जिनके घर छोटी बड़ी बेटियां रहती हैं, कहानी का नरेटर और प्रस्तुतिकरण करने में वे तनिक भी नहीं झिझकते, मौका मिलते ही बांध लेते हैं पाल और रेत में नौका चला देते हैं।
उम्मीद के किनारे बैठी स्त्री सच ने इतनी ठोकरें खाई कि वह खोटा सिक्का बन चलन से बाहर हो गया। सच्चाई को देख पाने की दूरबीन उन्होंने छिपा दी थी। तो ये एक कविता है महिलाओं पर और किसानों पर केंद्रित मेरी कुछ कविताएं रही हैं, इसलिए एक किसानों पर कविता में पढ़ूंगी जिसका शीर्षक है कभी गांव आकर देखो तो। गांव को छोड़कर रोजी रोटी कमाने की फिक्र में वे सब चले गए दूर दराजों के शहर। वारिस चाचा के बेटे, सेवक बाबा के गोपाल, नन्हू, अनूप, बिंदा सब चले गए। धीरे धीरे शहर की ओर गांव से अलहदा होने का उनमें आ गया था रूहानी ख्याल। गुजरे हुए दिन उन पर भारी बोझ थे। यूं तो कभी थका नहीं था नन्हू अपनी पीठ के बोझ से, पर घर के हालातों का बोझ तोड़ बैठा था उसकी कमर। वह आज तक नहीं स्वीकार कर पाया था बाबूजी का बिना इलाज के यूं चले जाना। दिन पर दिन बिगड़ते ही गए घर के हालात। बबलू बबीता की पढ़ाई कर अमिता जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट जी और दोबारा पढ़िए। ये हो गया। अच्छा फिर से पढ़ू ना, कितना रह गया था? ये मैं कभी गांव आकर देखो तो ये वाली कविता फिर से पढ़ू ना, ये रह गई होगी शायद। जी 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 यही रह हाँ, गई थी। किसानों पर हाँ, जो कविता है। हाँ हाँ हाँ। गांवों को छोड़कर रोजी रोटी कमाने की फिक्र में वे सब चले गए दूर दराजों के शहर। वारिस चाचा के बेटे, सेवक बाबा के गोपाल, नन्हू, अनु, बिंदा सब चले गए धीरे धीरे शहर की ओर। गांव से अलहदा होने का उनमें आ गया था रूहानी ख्याल। गुजरे हुए दिन उन पर भारी बोझ थे। यूं तो कभी थका नहीं था नन्हू अपनी पीठ के बोझ से, पर घर वालों के हालातों का बोझ तोड़ बैठा था उसकी कमर। वह आज तक नहीं स्वीकार कर पाया था बाबूजी का बिना इलाज के यूं चले जाना। दिन पर दिन बिगड़ते ही गए घर के हालात। बबलू बबीता की पढ़ाई का भार, छोटी बहन का भी है करना विवाह। माँ दिख रही है आजकल असहाय, इतना सब वह कैसे सहन करे। खेतों में कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी जमीन का कटाव, नहर का भराव। किसी साल चुग गए टिड्डी खेत को, तो कभी पाला जर्जर कर देता फसल को। हम छोटी हैसियत के किसान गांव में नंगे सिर देखते थे बारिश धाम। हमारी दृष्टि सहलाती रहती थी फसल को, हम उसे तूफान ओलों से बचाते। अफवाह अंकुर को शिशुसा पालते, हर वक्त खड़े रहे फसल पर नींह की छतरी ताने। तैयार फसल बिकती रही औने पौने दाम, आधे से ज्यादा फसल का पुख्ता दाम खा जाते बिचौलिए और लेनदार। सरकारी घोषणाओं का भूखू बसता है, इन मरहूम बातों से मरहम नहीं लगता है। एक किसान की आत्महत्या दूर बैठे लोगों के लिए अखबार और टीवी चैनलों पर सर पर दौड़ने वाली सिर्फ खबर भर है, पर हमारे लिए वह है पूरे परिवार का थक कर उजड़ जाना। हमारी तकलीफें, हमारा संघर्ष, कभी गांव आकर देखो तो। और लास्ट में सबसे अंत में एक दो कविताएं प्रेम की लिखी हैं, तो चूंकि अब प्रेम का ये फरवरी और मार्च महीना है तो पढ़ना चाहूंगी। एक कविता है जिसका शीर्षक है तुम्हारा देखना। तुम दूर से ही देख लेते हो मेरा चेहरा, मेरा नन्हा आंसू जो प्रेम में उफन कर बरौनियों में फंस गया है। मैं कहती हूँ क्या तुमने देखा उसे, तुम कहते हो हाँ मैं देख पा रहा हूँ, और फिर कहते हो जल्दी ही मिलने आऊंगा तुमसे। करीब ही तो हूँ तुम्हारे, पास ही बैठा हूँ तुम्हारे उस कमरे में, बिछावन के ऊपर जहाँ तुम बैठकर पढ़ती हो। कितना नजदीक तो हूँ तुम्हारे। यह कल्पनाओं का प्रेम है जिसे वे दोनों जानते हैं। उसके आघात, परिणाम और सफलताएं ईश्वर की सौंपी कलाकृतियां हैं जिसकी किस्मतें बहते पानी में लिखी गई हैं। प्रेम में पड़ी हुई यह स्त्री याद करती है रेलगाड़ियां। प्रेम में पड़ी हुई यह स्त्री याद करती है रेलगाड़ियां, जब खूब धुआं उगलती, साए साए सट सटती आवाज करती। भोर हुए घर के पिछवाड़े से जाती हैं। उसी एक रेलगाड़ी में बैठकर तुम एक दिन गए थे अपनी पहली नौकरी का इंटरव्यू देने।
रेलगाड़ी आती रही जैसे नीले पेड़ों पर आती हैं गौरैया बुलबुल और कोयल। यात्री चढ़े उतरे पर तुम नहीं उतरे। रेलगाड़ियां अपनी रुदाली आवाज में हमेशा कोई गीत तो गाती हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के विछोह का गीत। फिर भी कभी वक्त मिले तो आना। मेरा ख्याल है कि बस वेद मित्र जी खत्म करें या फिर बहुत क्या कोई छोटी सी रचना एक और प्रेम पर सुना रही है मैं? हाँ सुना दूंगी एक छोटी सी एक रचना छोटी सी मैं एक अगली कविता है प्रेम पर, प्रेम के कारीगर। सुनो प्रेम के कारीगर, और कितना करीब हो सकते हो इस स्त्री के जो तुम्हारे प्रेम में बेतरा डूबी हुई है। तुम्हारी बातों का सितार बज रहा है, मैं सुन रही हूँ उसकी लहरती स्फूर्ति, ओस होती मध्यम आवाजी, सांसों का चलना, हौली मुस्कुराहट, कोमल पड़े जाते हाथ, माथे पर उभर आई कोई नन्ही लकीर, होठों का सूख जाना, याद की तड़प से गले का भर आना। टाइप करते हुए मेरे लिए एक एक अक्षर, वह स्वप्न का नायक अपने कंधों पर झुका हुआ है। उसका चेहरा रेशमी नूर से खिल जाता है, तभी उसके हाथों में मचलते हैं कबूतर जो उड़ा दिए जाएंगे नीले आकाश में। प्रेम का कारीगर अब लंबी सांस लेगा, थकान उसकी उतरेगी और वह शिशु बन जाएगा, मुग्ध हो निहारेगा तारों को। वह रोज रात सोने से पहले तारों की गिनती करता है। इस गिनती में उसकी प्रेमिका का चित्र छुपा है। इस गिनती में उसकी प्रेमिका का चित्र छुपा है। उसे विश्वास है कि तारों की यह गिनती उसे अपनी प्रेमिका के पास ले जाएगी। ये लास्ट कविता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी जी। ये हम सभी सुन रहे थे अमिता मिश्रा जी को, और गुरु जी का एक संचयन है गुरुवर रामदास मिश्र जी का, सरकंडे की कलम से। तो आप जितनी भी जो हाशिए पे आवाजें हैं, चाहे महिला हो, किसान हो, प्रेम हो, उन आवाजों को एक कवि अपने साथ रखता है, और हम सभी उन आवाजों को मैम अमिता मिश्रा जी की कविताओं के माध्यम से सुन रहे थे। बहुत ही मार्मिक रचनाएं थी, महिलाओं, किसानों और प्रेम से जुड़ी हुई मार्मिक विषय को लेकर के आपने कविताएं प्रस्तुत की। सरकंडे की कलम हम सबको साथ में रखना ही होता है। गुरुवर रामदास मिश्र जी की कविता है, सोने की कलम से नहीं, हम सरकंडे की कलम से लिखते हैं। इसी क्रम में अमिता मिश्रा जी को आभार प्रकट करते हुए इसी क्रम में विपिन चौधरी जी हम सबके साथ हैं। धन्यवाद अमिता जी। इसी क्रम में विपिन चौधरी जी हम सबके साथ हैं। वो एक जानी मानी कवित्री तो है ही हैं, साथ में समीक्षाएं, आलेख, उनके कई संग्रह आ चुके हैं जिनमें हम उनको पढ़ सकते हैं। हिसार में रहती हैं, और स्त्री विमर्श से जुड़े हुए जो स्वर हैं, उनको हम विपिन चौधरी जी के कविताओं और संग्रहों में पढ़ सकते हैं। मैं उनके कितने संग्रहों का नाम लूं यहाँ पर। तुलसी से जुड़ा हुआ एक संग्रह मुझे ध्यान में आता है, अभी मैंने देखा था, तुलसी के बहाने ऐसा कुछ करके। और भी कई ऐसी रचनाएं हैं जिसमें हम विपिन चौधरी जी को पढ़ते रहते हैं उन पत्रिकाओं के माध्यम से। अमिता मिश्रा जी ने जो एक विषय, एक स्वर हमें दिया है, बिल्कुल मेरे ख्याल से उन्हीं स्वरों से जुड़ी हुई विपिन चौधरी जी हम सबके सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगी। मैं गुरुवर रामदास मिश्र जी और इस कार्यक्रम के आयोजक सभी की अनुमति से विपिन चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबके सामने कुछ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। आदरणीय विपिन चौधरी जी। नमस्ते वेद जी, मेरी आवाज आ रही है साहब? जी मैम। सबसे पहले तो आपका बांसुरी वादन का जो, मैं इससे आपको परिचित थी, मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। और रामदास मिश्र जी को आज मैंने 8 साल बाद देख रही हूँ सामने, अच्छा लगा उन्हें देख के। और अभी आपने कलम की बात की, तो जब अमिता सुना रही थी वो कविताएं, तो मुझे उन्हीं की कोई कविता कलम और कुदाली वो सब याद आ रही थी। तो स्मिता जी सामने बैठी, उनको भी नमस्ते, रश्मि जी को नमस्ते, अमिता को हेलो। तो मैं अपनी कुछ कविताएं सुनाती हूँ। हेलो विपिन। कविता का शीर्षक है अतीत और वर्तमान। अतीत में अपना भविष्य छोड़ आई थी मैं,
इसी के आंगन में रखाई थी अपने सारे दुख, सारे सुख, सारी बहारें, सारे सपने। आज मेरा वर्तमान शांत और सूना है, नहीं सुनाई देते यहाँ कोई दस्तक। मेरे अतीत और वर्तमान में आपस में जरा भी दोस्ती नहीं की। वर्तमान को जरा पीछे, जरा परे खिसका कर अपने अतीत से ही पूछ लेती, तुम्हारे आंगन में बहारें अब भी आती हैं? क्या तुम सुन पाते हो झड़ते हुए पत्तों की आवाज? अतीत से मेरे निकल आने के बाद तुम अब भी साफ चांदनी वाली रात में उड़ती टिटहरी की आवाज सुन पाते हो? आश्चर्य है, मेरा अतीत कभी इतना आबाद था। जब बोलने पर आता है तो किसी उपाय उसे रोका नहीं जा सकता। और इसी का अतीत और वर्तमान के दूसरा खंड है। वर्तमान तक फैलता चला आता अतीत पहले इतना सुंदर नहीं दिखता था, वर्तमान में पलटकर देखने पर लगता है। अब अतीत के गाल भरे हुए हैं, उसकी आंखों में काजल और मस्तक पर एक बड़ी सी बिंदी और गालों पर लालिमा भी है, जबकि पहले अतीत श्रृंगार के नाम से ही बिदकता था। इसी का खंड है तीसरा। अतीत को छेड़ना हर बार सुखद नहीं होता। कई बार वह अपने साथ ऐसे पौधे भी ले आता है जिसकी जड़ों से लगातार झड़ती है मिट्टी, जो धूल बनकर छा जाती है मेरे समूचे वर्तमान पर। एक कविता है, खोया पाया। एक फूल ने दूसरे फूल के कान में कुछ कहा, दूसरे फूल ने दूसरा फूल तीसरे फूल के करीब आकर कुछ फुसफुसाया। धीरे धीरे खिलाता हुआ बाग उदासी के कोहरे में पूरी तरह से भीग गया। फूलों की गर्दन झुक गई, बाग भरने लगा लंबी और ठंडी आहें। और साथ ही इस मौसम में हर बार स्त्री और बाग लापता हो जाते थे। थोड़ी खोजबीन के बाद बाग और स्त्री का किसी चित्रकार के सुस्त कैनवास पर उभरता था। इस तरह एक खोई हुई दुनिया अपना नया पता लेकर कैनवास पर आ धमकती थी, दोबारा से लापता होने के लिए। कविता है, कामना। सुंदर सुंदर। समुद्र की हर लहर में थोड़ी खुशकी जमा हो चुकी थी। समुद्र की हर लहर में थोड़ी खुशकी जमा हो चुकी थी। बावजूद इसके समुद्र अपने किनारों की नमी से ही खुश था। चारों ओर फैली हरियाली, मेरे साथ पूरी रात जागती टिटहरियों के अलावा रात रानी की सौंधी खुशबू और चमकता चांद, जिसे भी मेरी तरह ही नींद नहीं आती थी। सबके अलावा सिर्फ मुझे ही कुछ अधिक की कामना थी। मगर कभी यह भी सोचती हूँ, क्या इस सचमुच ही मुझे इन सब के अलावा कुछ और भी चाहिए था? कविता का शीर्षक है, नदारद पानी। क्योंकि मैं हरियाणा में रहती हूँ, हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पानी की थोड़ी शॉर्टेज है। उस तरह से ज्यादा पानी नहीं। हमारा जो ननिहाल है, जहाँ मेरा बचपन था, बचपन रही, वहाँ पे टिब्बे ज्यादा हैं, मिट्टी के टिब्बे। कविता का शीर्षक है, नदारद पानी। तो वो कुछ स्मृति मेरे उसमें रही होंगी, तो जो कविता की शक्ल में आई बाहर। रेतीले टिब्बों में बसर करने वाली मैं पानी के विस्तार से घबरा जाती हूँ। पानी की अटखेलियां करती तस्वीरें मेरी पेशानी पर लहरें बना देती थी। लहरें माने ये जो आ जाती लाइन। अंधेरे नहीं, ढेर सारे पानी ने मुझे डराया है। मेरी नींद जल को खो देने के अटपटे सपनों से भरी हुई है। किसी सपने में नन्ही बूंदें धरती की तरफ आती हुई दिखती हैं, मगर जमीन को छूने से पहले ही कहीं गायब हो जाती हैं। कभी सपने में भालू जैसा कोई मोटा सा जानवर अपने बड़े से पेट में गांव के जोहड़ में बचा हुआ पानी सुड़क कर लोप हो जाता है। मेरी नींद अक्सर पानी की कमी के हाहाकार के शोर से टूटती है। जागने पर दिखते हैं पानी के लिए रंभाते आंगन में खड़े ढोर डंगर। मेरे दिन गुजर रहे हैं चंद बूंदों की चाह में। मेरी सभी दिवा स्वप्नों में रिमझिम के लिए पुकार है। एक कविता है। अच्छा, कितनी कविता और पढ़नी है मुझे बताइए वेद जी? आप पढ़िए मैम, आप पढ़िए, हम सभी सुन रहे हैं, आप पढ़िए। अभी 2-3 कविताएं और हैं। शीर्षक है, पृथ्वी के विश्वास में सेंध। पृथ्वी की काया किस चिंता में घुली जा रही है। शायद अब उसे अपनी गाढ़ी रपटीली काई पर थोड़ा भी विश्वास नहीं रहा। आस्था नहीं रही सेमल के लाल फूलों पर। सुना है कि तेंदू और कमल के पत्तों की शोखियों पर भी उसका गुमान कुछ फीका पड़ने लगा है।
पृथ्वी को कम से कम अपने नमक पर तो भरोसा करना ही चाहिए। अछाड़ अछाड़ खाती हुई समुद्री लहरों की नजरें बचाकर जो तटों के किनारे किनारे बिछ गया है, पृथ्वी के किसी आड़े वक्त के लिए तो ठहरा हुआ है नमक। जब पृथ्वी को किसी करवट भरोसा नहीं बचा, किसी रोज नमक पृथ्वी का विश्वास दोबारा जीतने में सफल हो जाए, तब मैं सुनूं पृथ्वी के मुख से आस्था की अनगिनत कहानियां। एक कविता है प्रविष्टि। पिछले जीवन की किसी कामना का घड़ा भरने के लिए इस जीवन में दाखिल हुई थी मैं। हमारे दुख के इतने किस्से के लगभग भूल ही गई किस कामना के पीछे इस जन्म तक का सफर तय किया था मैंने। बगल में बैठे वर्तमान के साथियों की मेहरबानियों को बिसराकर पुरखों की याद में लहालोट होती रही मैं। मेरा प्रेम भी तो घटा किसी घटना की तरह ही, परोसने को अगले कई जन्मों का दुख। अब यह दुख ही बनेगा अगले जन्म में प्रवेश का इकलौता दरवाजा। एक कविता है स्मृतियों के देह। इस बार भी स्मृतियों ने अपने गर्भ में अपनी पसंद के कुछ खास पलों को धारण किया है। ये पल धीरे धीरे स्मृतियों के नए नक्श दुरुस्त करेंगे। फिर किसी रोज वर्तमान के आकाश में मैं देखूंगी स्मृतियों से निर्मित गेहुए रंग वाला शिशु। त्वचा मेरे रंग से मेल खाती है और उसके होठों पर मुझसी ही मुस्कान है जो हर बार होठ पर आते ही फीकी पड़ जाती है। और सोई स्मृतियों को बार बार जगाने वाला मेरा अजीब स्वभाव। एक आखिरी कविता सुनाती हूँ। मेरे हिस्से की प्रेम व्यवस्था। मेरे हिस्से के गुलाब कहाँ हैं? कहाँ है मेरे नाम मेरे पते पर लिखे गए प्रेम पत्र? ले आओ मेरे करीब कहीं से ढूंढ कर उन्हें कि गुलाब काले ना पड़ जाएं। खुशबू फूलों की वापसी को तैयार ना हो बैठी, प्रेम पत्रों की स्याही फीकी ना पड़ चुकी हो। मैं कैसे पढ़ पाऊंगी तुम्हारे वे प्रेम पत्र जिनको लिखने के लिए उठाई गई कलम की शाही? क्या लिखूं यह सोचने में ही सूख गई थी। लिप के दबाव से वंचित उन प्रेम पत्रों की प्रतीक्षा में हूं मैं, लाल गुलाबों की प्रतीक्षा में जिन पर सुना है नुकीले कांटे उगते हैं। और वे किसी को चुभते होंगे ये मानने को मैं तैयार नहीं, जैसे ये मानने को मन नहीं कि किसी ने मेरे नाम मेरे पते पर प्रेम पत्र प्रेषित नहीं किए, किसी ने मेरे लिए लाल गुलाब नहीं चुने। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति की देह हो या फिर कहा गए मेरे हिस्से के गुलाब, जैसे शब्दों से बिंबों से आपने हम सबको अनुग्रहित किया, नवाजा। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विपिन चौधरी जी। हम लोग डॉक्टर रश्मि झा जी से यात्रा करते हुए अमिता मिश्र जी और विपिन चौधरी जी आप सभी को सुन रहे हैं। अभी जो इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ आदरणीय भारतेंदु मिश्र जी लगातार बने हुए हैं, और वो मुझे गुरुवर रामदरस मिश्र जी की वो कविता ध्यान में आती है, गजल का वो एक शेर की जमी खेत की साथ लेकर चला था, जमी खेत की साथ लेकर चला था। हम सब जमी को छोड़कर नहीं बल्कि जमी खेत की साथ लेकर चल रहे होते हैं, और ये एक परंपरा है। और गुरुवर रामदरस मिश्र जी ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी है। मुझे ये पंक्तियां विशेष रूप से इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि हमारे साथ भारतेंदु मिश्र जी हैं, और भारतेंदु मिश्र जी लोक चेतना, जो नई संवेदनाएं हैं, उनको अपनी कविताओं में संजोते हैं, संवारते हैं। वो एक संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं और उसके साथ साथ सदैव लगातार लोक से जुड़े रहते हैं। वो एक नवगीतकार हैं, समीक्षक हैं, और बार बार वो लोक की ओर लौटते हैं, जहां तक मेरा अध्ययन रहा है। हमारे साथ भारतेंदु मिश्र जी हैं, और भारतेंदु मिश्र जी विशेष रूप से अपने नवगीतों के लिए जाने जाते हैं। निश्चित रूप से समीक्षाएं, लोक से जुड़ी हुई रचनाएं हम सब पढ़ते रहते हैं। हम सब सुनना चाहेंगे आदरणीय भारतेंदु मिश्र जी को, जो हम सबके साथ हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अपने प्रिय कवि, अपने हम सब जिनको पढ़ते रहते हैं, आदरणीय भारतेंदु मिश्र जी को, कि वो हम सबके सामने अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करें। आदरणीय भारतेंदु मिश्र जी। हेलो, नमस्कार।
नमस्कार, मेरी स्वागत है। आवाज आ रही है तो मैं आगे शुरू करूंगा। जी बता आवाज दें। स्पष्ट आ रही अच्छा, है। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं परमादरणीय डॉक्टर रामदरस मिश्र जी को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनकी कुछ पंक्तियां जैसे बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। तो बहुत दिनों से मैंने लगातार हमारी कविता की निर्मिति, हम सब की समझ की जो निर्मित है वो इन पंक्तियों से फूट कर आती है। तो मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। और आज माता जी को और उन्हें हम देख पा रहे हैं तो बहुत दिनों के बाद, हालांकि कई बार उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मुझे मिला है, तो लेकिन आज इस माध्यम से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत प्रणाम मेरा उनके चरणों में। बहन स्मिता जी को भी अभिवादन, और भाई ओम निश्चल जी को जिन्होंने आज मुझे जोड़ा है इस मंच से, तो सबके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में, बड़ी अच्छी कविताएं मैं सुन रहा हूँ, और वेद मित्र जी का संचालन बहुत अच्छा लग रहा है, और बांसुरी वादन तो कमाल ही था। तो मैं कुछ एक दो दोहे, और उसके बाद शिव तांडव, शिवरात्रि आने वाली है तो शिव तांडव शीर्षक मेरी एक कविता है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, और अगर आप कहेंगे तो एक आध गीत आपके साथ। तो आवाज तो आ रही है स्पष्ट रूप में? देखिए, प्रेम की अनंत छवियां होती हैं। दोहे में कैसे प्रकृति में कैसे प्रेम उभरता है, वो बसंत का कि निबिया बोली आम से, नीम और आम दोनों बौराते हैं, तो निबिया बोली आम से फूल गया अनुबंध। निबिया बोली आम से भूल गया अनुबंध, मैं बौरी जब जब मिली तेरे तन की गंध। मैं बौरी जब जब मिली तेरे तन की गंध। और एक दोहा आपके सामने और है कि बौराए हैं आदमी, आम नहीं कुछ खास। बौराए हैं आदमी, आम नहीं कुछ खास, लगे वांचने काग अब जंगल का इतिहास। लगे वांचने काग अब जंगल का इतिहास। एक दोहा और आप दें। सत्य की क्या प्रतिष्ठा है हमारे समाज में, और हरिश्चंद्र के समय में क्या थी। एक दोहा दोहे के माध्यम से कि रोहित से कहने लगे हरिश्चंद्र हो खिंद। रोहित से, अपने पुत्र से, रोहित से कहने लगे हरिश्चंद्र हो खिन्न, दुख ही भोगा उम्र भर तू पथ चुन ले बहन। दुख ही भोगा उम्र भर तू पथ चुन ले भिन्न। तो ये कुछ दोहे मैंने आपके सामने रखे, और मैं जो व्याकरण कैसे बनी हमारी भाषा की, और किस रूप में शिव तांडव का क्या स्वरूप है, तो मुझे लगता है कि बसंत और शिवरात्रि आसपास ही रहता है, तो ये कल परसों शायद आने वाला है शिवरात्रि का पर्व भी। पहले किसी समय मैंने एक कविता लिखी थी, मुझे लगता है कि आप सब प्रबुद्ध जो लोग हैं, कवि हैं, तो शायद अच्छी लगे। तो प्रस्तुत है। सच शिव सुंदर हर हर अशिव कैलाश ढूलने वाला था, हिम गिर 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 फिर उठता, रह रह कर देह हिलाता था। उत्फुल्ल रोम व्याकुल नंदी, दिक्पाल विनत कर वक्त खड़े हर को करते थे नमस्कार। शूली त्रिशूल लेकर डोले, जय ओंकार जय ओंकार। उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम वर्ती मुख से उकार, दक्षिणवर्ती मुख से मकार, पांचों मुख से प्राची मुख से उच्चरित बिंदु, मध्यस्थानन से घोर नाद, शिव के पंचानन से निहसित यह सूक्ष्म प्रणव जय ओंकार। जो प्रकृति परिधि से करे पार, जो प्रकृति परिधि से करे पार,
ऐ प्रणव तरण जलनिधि अपार, प्रतिपल सृष्टा जय जगपालक, जय जय संहारक निर्निमेष, अघ तम का कर लो तिरोभाव, अब करो अनुग्रह महादेव, तुम धूल जटी, तुम प्रणव लिंग, तुम महाभूत, तुम विश्वभाव, तुम विश्व चक्षु, तुम विश्वमुखी, तुम विश्वपात, पृथ्वी जल अग्नि और आकाश आज जिसमें विलीन, तुम विद्रुम छल, तुम ज्ञान गम्य, तुम दृढ़ प्रज्ञ, तुम विरूपाक्ष, वाणी अधिपति वागीश तुम्ही, तुम तमोहर, तुम वृषवाहन, तुम परमेष्ठी, तुम सूत्रकार, तुम पाराशर, तुम जात कर्ण, तुम दुर्वासा, तुम हो पुलस्त्य, असुरेश्वर हो, तुम विद्याओं की महाराशि, तुम व्यास मूर्ति, तुम कपिल रूप, तुम पातंजलि, तुम आत्मयोन, तुम सनकादिक सुखदाता हो, तुम नृत्य प्रिय, तुम बहुश्रुत हो, तुम वीतराग अचलेश्वर हो, गंगा प्लवोदक कवि स्थपति और भस्मशायी हो तुम रवि लोचन, तुम परमेश्वर, बस तुम ही अर्धनारीश्वर। जी अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभिवाद्य क्षाम नरतित नटेश, लीला में रत तत्क्षण महेश। तांडव से पहले उनकी अभ्यर्थना की गई, आराधना की गई और ऋषियों ने कहा कि आप तांडव प्रस्तुत करें, तो भगवान कैसे तैयार होते हैं उसको। अभिवाद्य क्षाम नर्तित नटेश, लीला में रत क्षण महेश, उत्ताल जलधिथा विकल विश्व। वह तांडव क्षण था अद्वितीय, खुल चला तीसरा नयन लाल, भीषण कराल साक्षात काल, उड़ते थे बस अग्नि स्फुलिंग, जल थल नभचर सब हुए दंग, नर्तन करते नटराज विलक्षण रौद्र रूप। वह प्रलयंकारी क्षण विशेष था, सब था अनूप। 14 मुद्राएं, 14 स्वर, 14 भुवन, 14 विद्या, सब मिलकर एकाकार हुए थे। रुद्रनाथ हर्षित प्रमोद भरता था उनका महारूप, सनकादिक की जिज्ञासा थी हो रही शांत। प्रत्यक्ष काल कवलित ब्रह्मांड सुझाता था, उद्भ्रांत नयन थे किंतु मोद पूरी होती जिज्ञासा थी। देवाधिदेव जो महादेव, उसका तांडव कैसा होगा, युग युग से सनकादिक मन में बस एक यही जिज्ञासा थी। पीयूष स्रोत विकराल जटा से झर झर झरता जाता था, मस्तक का शश दोलायमान था, इधर उधर लहराता था। बागंबर धारे सर्प जाल, उर्वर शोभित था मुंडमाल, नर्तन के क्षण घर्षण होता जब मुंड मुंड टकराते थे। घन घोर घनेरी घटा बीच पल भर प्रकाश भर जाते थे, तब किरणों में भी था विकिरण, था सृष्टि नाश का अद्भुत रण। फिर शंख ध्वनि शिव की गूंजी, गूंजा हर 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 विनाद। पी चुके भंग सुंदर तरंग झूमी कपालिनी, बैताली हो गई मस्त, नटराज हो गए नर्तन में इस व्यस्त। तो अब आप देखें व्यस्त होने के बाद 14 सूत्र कैसे निकलते हैं। आप देखेंगे जब डमरू बजता है, इस भांति हो गए नर्तन में, इस भांति व्यस्त। अयुण रिलिक अयौच है वरट लड़ यं गणनम जवै घट दस जब घट दस कप चटत चित्तव कपय शकशर हल। भूत पड़े डम 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 डमरू से 14 अयुण रिलिक अयौच है वरट लड़ यं गणनम जवै घट दस जब घट दस कप चटत चित्तव कपय शकशर हल। फूट पड़े डम 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 डमरू से 14 स्वर अविरल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और जो डमरू के बजाने से ही निकले हैं, ऐसा प्राचीन काल से पाणिनि ने इन्हीं को लेकर पूरी व्याकरण। आगे चलते हैं उनका जो तांडव का, कि जय आदि देव, जय रुद्र देव, जय नागपते कैलाशपते, जय जय हर हर 14 भुवनों में गूंज उठे फिर 14 स्वर। प्रतिपल स्पंदित आह्लाद, वितरित तमहर शिव का प्रसाद। ते सृष्टि नाश रथ युगल चरण, उद्भासित सत रज तम विकिरण। दोलित होता ब्रह्मांड, शिव धवल हास उल्लसित निखिल। सनकादिक झूम उठे सत्वर, पाणिनि लेखनी लिए तत्पर।
जब सर्गनाश था इधर उधर, तब नियमन करने हेतु बनाई पाणिनि ने व्याकरण सुधर। जब सर्ग नाश था इधर उधर, तब नियमन करने हेतु बनाई पाणिनि ने व्याकरण सुधर। व्याकरण वही है जो मन की भाषा का कर दे परिष्कार, जो संवेगों को नियमन दे, शिवमय कर दे, पथ दे सुधार। मानव जीवन के कर्म सूत्र, शाश्वत धरती के क्रिया सूत्र, स्नेहानुप्राणित संधि सूत्र, मन की भाषा की सुदृढ़ नींव का यह नियमन, कितने युग बीते छूट रहा सारा नियमन। अब सभी सुकर्मक संधि सूत्र हो रहे विफल, युग के नियमन के लिए आज आवश्यकता है पुनः एक शिव तांडव। युग के नियमन के लिए आज आवश्यकता है पुनः एक शिव तांडव। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये शिव तांडव की थी पंक्ति। और एक गीत मैं चाहता हूँ, एक आध जो गीत आपके सामने रखूं, खासतौर से डॉक्टर साहब का, रामदरस जी का पत्र मुझे जिस गीत पर मिला 93-94 में, और ये गीत पढ़ करके उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे पत्र लिखा था और मुझे याद है, तो वह गीत मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। ये भी बसंत का ही गीत है लगभग, और बुंदेली जनजीवन में बसंत कैसे आता है ये उस पर केंद्रित है। झूमते महुए लबार, इसमें एक शब्द आता है लबार। तो लबार वह व्यक्ति है जो लोभ संवरण नहीं कर पाता, और महुए के संदर्भ में भी है, उससे टपकता है जो रस, उस अर्थ में भी है। आप देखें, आनंद लीजिए। धूप ने जब से बसंती फ्राक पहनी है, यह हवा भी पायल नूपुर सजाए है। धूप ने जब से बसंती फ्राक पहनी है। धूप ने बसंती फ्राक क्यों पहनी है? कि धूप अभी गुनगुनाहट दे रही है, बालिका के रूप में है, तो वो साड़ी नहीं पहन रही, वो फ्रॉक। तो ये शिल्प नवगीत का भी है और साथ साथ में बसंत का है। तो मैंने इसलिए कि वही लोग पूछते हैं कि फ्रॉक क्यों पहना रहे हो। तो धूप ने जब से बसंती फ्रॉक पहनी है, यह हवा भी नूपुर सजाए है। अगला बंद है। श्याम बोराए हुए हैं, नाचते हैं वो, आम बोराए हुए हैं, नाचते हैं मोर। मुर्गियों पर बैठ तोते भर रहे हैं शोर, और सोने का सिंदूर लुटाए हैं। धूप ने जब से बसंती फ्रॉक पहनी है। अगला बंद है कि खांसते हैं रात भर, दूर तक पसरे पठार। खांसते हैं रात भर, दूर तक पसरे पठार। लार टपकाते
बंद। तितलियों के इंद्रधनु है गंध के उच्छ्वास, तितलियों के इंद्रधनु है गंध के उच्छ्वास, भूल कर घूंघट कली लिखती रही उल्लास। तो रसिक भौरा रात दिन चक्कर लगाए हैं, धूप ने जब से बसंती फ्रॉक पहनी है, यह हवा भी पाने नूपुर सजाए है। तो ये मुझे लगता है मैं बहुत समय ले चुका हूँ। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये धूप ने जब से बसंती फ्रॉक पहनी है, चाहे आपका नवगीत हो और चाहे दोहे और शिवतांडव, माहेश्वर सूत्र निश्चित रूप से आपने सुनाया, लेकिन हम सब संस्कृत से भी लोक में जा रहे थे। उत्सव, डॉक्टर रश्मि झा जी ने फागुन से बात शुरू ही की थी और हम सब एक उत्सव की तरफ आ गए। फागुन तो मैं भी एक सुनाना चाहूंगी, जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि के पावन अवसर पर पहले शिव जी, फिर मैं पार्वती माँ की स्तुति करना चाहूंगी। शिव आदि अनंत निर्गुण निराकार, सती पार्वती सृष्टि आधार, शिव शक्ति संयोग ही परमात्मा, लय प्रलय में चेतन जीवात्मा। इसके बाद जो कविता है वो माता पार्वती को समर्पित है शिवरात्रि के शुभ अवसर पर। ओ गौरा मेरी पार्वती, ओ गौरा मेरी पार्वती, तू ही काली मेरी सरस्वती, आदि शक्ति भुक्ति मुक्ति भक्तों की तू ही है शक्ति, ब्रह्म विद्या जीवन युक्ति, शिव सम्मुख प्रश्नों को धरती, अमीय ज्ञान धारण करती, अलख जगाती आत्म ज्ञान की, धन्य धन्य जीवन करती, वो गौरा मेरी पार्वती। माँ तू है जननी जग जाया, शिव शक्ति की अद्भुत माया, अति कठिन तपस्या तूने किया, शिव वैरागी मन मोह लिया, सप्तर्षि शिव ने विचार किया, अनुराग परीक्षा माँ का लिया, दृढ़ प्रेमा भक्ति सफल हुआ, कण कण सृष्टि बन हर्षाती, वो गौरा मेरी पार्वती। सकल मनोरथ सिद्ध हुआ, शिव पार्वती का ब्याह हुआ, दोनों का पावन रूप निरख, सृष्टि का मन भी भरमाया, भूत प्रेत सब देव बराती, नाचे गाए करे आरती, शोभा ऐसी बरनी न जाती, जय जयकार करे दिन राती, वो गौरा मेरी पार्वती। माँ भोले संग कैलाश बसी, माँ भोले संग कैलाश बसी, अन्नपूर्णा सा प्रिय रूप धरी, धरणी धन धान से फूली फूली, चैतन्य बगन सी हरी भरी, शिव ने भी प्रेम अनन्य किया, अर्धांग में माँ को मान दिया, अर्धनारीश्वर में उद्घोष किया, शिव से अविभक्त शिवा शक्ति, वो गौरा मेरी पार्वती। ब्रह्मांड का तेज ले दुर्गा बनी, भयहारिणी भवतारिणी बनी, माँ काल रात्रि महाकाली बन, दानव दल के लिए काल बनी, कार्तिक गणेश प्रिय पुत्र तेरे, दुख हरते जग पावन करते, नंदी करते निज दिन सेवा, जग को जननी बन तारती, वो गौरा मेरी पार्वती। सर्व रूप में है सर्वत्र व्याप्त, परिपालन सबका करती मात, महाविद्या सज्जित नव दुर्गा, जगदम्बे नाम से है विख्यात, आदि मध्य और अंत तू ही, आदि मध्य और अंत तू ही, माँ सबको दे निर्मल भक्ति, तेरे चरण कमल में बसे प्राण, भक्तों को भव से तारती, वो गौरा मेरी पार्वती, वो गौरा मेरी पार्वती।
आभार मैम, आभार आभार डॉक्टर रश्मि झा जी। फिर फागुन आ गया, हम आदिदेव से जुड़ रहे हैं यानी लोक से जुड़ रहे हैं, और फिर फागुन आ गया, डह डह डहका पलाश, गुरुवर रामदास मिश्र जी के ऐसे कितने ही गीत हैं। चैत आ गया, फिर फागुन आ गया, बसंत। और गुरुवर रामदास मिश्र जी जब हम सबके साथ हैं, आदरणीय ओम निश्चल जी तो कहते हैं बड़े अच्छे शब्दों में कि एक सदी पूरा उन्होंने देखा है, पूरे साहित्य को देखा है, लोक से जुड़े रहे हैं, लोक से अर्जित, लोक को समर्पित, ऐसे हमारे गुरुवर रामदास मिश्र जी हैं। मैं चाहता हूं मैं अधिक ना बोलूं, क्योंकि गुरुवर रामदास मिश्र जी की पंक्तियां हैं कि जब मैं चुप हो जाता हूं तब कविता बोलने लगती है। तो अधिक मैं बोलूंगा तो धृष्टता होगी, और जैसा कहते हैं कि कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हमारे गुरुवर रामदास मिश्र जी हैं। मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय रामदास मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हम सबके लिए कुछ अपने शब्द, अपनी रचनाएं जैसा चाहे हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय रामदास मिश्र जी, हमका पहले आपको अपनी कविता पढ़नी है। जी ये हम सबके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होता है कि गुरुवर रामदास मिश्र जी हम सबको मौका देते हैं कि हम भी एक कविता पढ़ सकें। कविता का शीर्षक है, आभार गुरुजी, एक कविता का शीर्षक है उम्मीद है कविताएं ही। उम्मीद है कविताएं ही, उसने बड़े मन से लिखी होंगी ये पंक्तियां, उसने बड़े मन से लिखी होंगी ये पंक्तियां, जो बात वह कहना चाहता है पल भर के लिए ही सही उसे जिया होगा, मर मिटा होगा उस पर वह पल, कविता हो जाए, अमर हो जाए, इस खातिर जीवन भर कमाए गए शब्द कोशों से चुनिंदा शब्दों को सजाकर लिखी गई है यह कविता। और मैं इसे खराब कह दूं महज इसलिए कि इसके शब्द, इसके वाक्य विन्यास, इसकी कसावट, भाव, गंध, रूप आदि आदि मुझे नहीं रुच रहे या मेरे नहीं है। होऊंगा मैं बड़ा कवि, बड़ा संपादक, बड़ा प्रोफेसर या कुछ और भी, कैसे कह दूं कविता खराब है। इतनी बाधाएं होती हैं एक कविता पूरी करने में, जानता है एक कवि है। कैसी भी यह एक कविता है, एक कवि की। हे आलोचकों, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी राह, मैं पाठक हूं कविता का। आज के हिंसक दौर में इतना कुछ हो चुका है खराब, इतना कुछ की ऐसी वैसी कैसी भी हैं उम्मीद है कविताएं ही, उम्मीद है कविताएं ही। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। आभार गुरुवर रामदास मिश्र जी, आदरणीय रामदास मिश्र जी। आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आवाज आ रही है। ये प्रॉब्लम ना प्रिवर वेद मित्र जी, भाई भारतेंद्र जी, विपिन चौधरी जी, अमिता जी, रश्मि जी, प्रिवर रविशंकर जी, आप लोगों के अलग अलग मिजाज की कविताएं सुनकर मैं शुरू में अपनी एक कविता पढ़ना चाहूंगा। यह रास्ता हरा भरा था, यह रास्ता चिकना था, हरा भरा था, लेकिन अपना नहीं था। इसलिए जब जब इस पर पांव रखा फिसल कर गिर पड़ा। अपना रास्ता तो बिहड़ है, सुनसान है, तपाता है, हैरान करता है, लेकिन गिराता नहीं, बड़ा करता है। बाहर बाहर मारता है, भीतर भीतर बड़ा करता है। मैं ये कविता इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप लोग अपने अपने रास्ते पर चले हैं। हर कवि का अपना मिजाज है,
हर कवि का अपना अनुभव है, अपना कहने का ढंग है। समसामयिक समस्याएं भी है, मैथोलॉजी भी है, मिथक भी है, सब कुछ है। मेरी बेटी जो है आप लोग कविताओं की समीक्षा करेगी, मैं तो खाली इसको आनंद ले रहा हूं। और सच बात तो यह है कि मेरे कान भी बहुत बूढ़े हो गए हैं, 98 साल के बूढ़े हो गए हैं, तो सारी चीजें बहुत बारीकी से मेरे कान में पहुंच नहीं पाती है। लेकिन आप लोगों की कविताओं की ध्वनियां जो हैं, जो एक ध्वनियों के अनुगूंज है, वो उसमें समाती रहती है। तो चाहे आर्तिन जी के का एक ओजस्वी काव्य था, शिव पर उनकी नवगीत हैं, दोहे हैं, या विपिन चौधरी की कविताएं हैं, अमिता जी की कविताएं, रश्मि झा की अलग अलग कविताएं जो हैं, वे मुझे अपने अपने ढंग से अपने जोड़ती रही। मैं हर बार ये बात दोहराता हूं कि ये मेरा सुख है कि आप लोग अपने सानिध्य और अपने अच्छी कविताओं से मुझे संपन्न करते हैं। एक बड़ी बात यह होती है कि जो मेरे पूर्व परिचित हैं वो भी इस माध्यम से यहाँ मिलते हैं, जैसे भारतीन जी हैं, और जिनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं है उनसे मुलाकात होती है तो एक नई दुनिया बचती है। और मुझे अच्छा लगता है कि इस अवस्था में मैं अनेक नई कविताओं से गुजर नहीं पाता हूं, लेकिन इस गोष्ठी के माध्यम से मैं महीनों से नई नई कविताओं के माध्यम से गुजर रहा हूं और बड़ा सुख अनुभव कर रहा हूं, अपने संपन्न अनुभव कर रहा हूं। तो मैं कुछ कविताएं आपको सुनाता हूं। छोटी छोटी कई कविताएं सुनाऊंगा, एक आध गजल सुनाऊंगा। चक्कर मेरा ये मुझे परेशान किए हुए है। ये निकाल। एक कविता है दौड़। वह आगे आगे था, मैं उसके पीछे पीछे। मेरे पीछे अनेक लोग थे। हाँ, यह दौड़ प्रतिस्पर्धा थी। लक्ष्य से कुछ ही दूर पहले एकाएक उसकी चाल धीमी पड़ गई और रुक गया। मैं आगे निकल गया। जीत के गर्वीले सुख के उन्माद में मैं झूम उठा। उसके हार जन्य दुख की कल्पना से मेरा सुख और भी उन्मत्त हो उठा। मूर्ख कहेगा, मैं मन ही मन भूल मनाया। उन्माद की हंसी हंसता हुआ लौटा तो देखा वो किसी गिरे हुए आदमी को उठा रहा था। उन्माद की हंसी हंसता हुआ मैं लौटा, देखा वो किसी गिरे हुए आदमी को उठा रहा था और उसका चेहरा नहा रहा था सुख और शांति की अपूर्व दीप्ति में। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वह लक्ष्य तो उसके चरणों में लौट रहा है। वह लक्ष्य उसके चरणों में लौट रहा है जिसके लिए मैं दौड़ता बेतहाशा गया था और मुझसे पहले ही दौड़ जीत चुका था। एक कविता है हाथ। इस हाथ से मैंने आगजनी पर कविता लिखी, दंगे पर कहानी, आरक्षण पर लेख लिखा, आतंकवाद के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया
और कनॉट प्लेस में मानव श्रृंखला बनाई संप्रदायवाद के विरोध में। लेकिन तुम कहां छुपे रहे भगोड़े, लेकिन तुम कहां छुपे रहे भगोड़े इस जलते समय में। वो चुप रहा, वो चुप रहा और शायद मेरी चिकनी हथेलियां देखता रहा, और शायद मेरी चिकनी हथेलियां देखता रहा। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथ फैला दिए। वो बोला, मैं एक जलते मकान में से एक बच्चे को बचाया था। मैंने एक जलते मकान में से एक बच्चे को बचाया था और अस्पताल में पड़ा रहा। छोटी देवता है आंगन। तने हुए दो पड़ोसी दरवाजे एक दूसरे की आंखों में आंखें धंसाकर गुर्राते रहे कुत्तों की तरह, फेंकते रहे आग और धुआं भरे शब्दों का कोलाहल, खाते रहे कसमें एक दूसरे को समझ लेने की। फिर रात को एक दूसरे से मुंह फेरकर सो गए। रात के सन्नाटे में दोनों घरों की खिड़कियां खुली। प्यार से बोली, कैसी हो बहना, प्यार से बोली, कैसी हो बहना। फिर देर तक दो आंगन आपस में बतियाते रहे, एक दूसरे में आते जाते रहे और हंसते रहे दरवाजों की कसमों पर। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत अच्छा। एक छोटी सी किताब, ये किसका घर है, ये किसका घर है, हिंदू का। ये किसका घर है, मुसलमान का। ये किसका घर है, ईसाई का। शाम होने को आई, सवेरे से भटक रहा हूं मकानों के हसीन जंगल में। शाम होने को आई, सवेरे से भटक रहा हूं मकानों के हसीन जंगल में। कहाँ गया वह घर जिसमें एक आदमी रहता था, कहाँ गया वह घर जिसमें एक आदमी रहता है। अब रात होने को है, कहाँ जाऊंगा, अब रात होने को है, कहाँ जाऊंगा। केवल मैं नहीं हूं, तुम्हारे लिए लाता रहा रंग बिरंगे उपहार। बाजार बात पर है, तुम्हारे लिए लाता रहा रंग बिरंगे उपहार। लैंडस्केप, रेडियो, टीवी, वीडियो गेम्स, फ्रिज, तरह तरह के फर्नीचर और न जाने कितने कितने उपकरण साज सज्जा के। जब देखा कि मेरा कमरा भर गया है इनसे, तो मैं कितना खुश हुआ था। जब देखा कि मेरा कमरा भर गया है इनसे, तो कितना खुश हुआ था। ओ मेरे सुख, अब सोचता हूं सभी कुछ तो है इस कमरे में, केवल मैं नहीं हूं। सभी कुछ तो है इस कमरे में, केवल मैं नहीं हूं। एक गजल पढ़ता हूं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आदरणीय, बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला है, कृतार्थ हुआ मैं। अद्भुत कविताएं लिखते हैं। वाह वाह वाह। एक गजल माँ पर है। गाल पर ढलका हुआ एक दर्द का मोती है माँ, गाल पर ढलका हुआ एक दर्द का मोती है माँ। घोर अंधियारे में जलती प्यार की ज्योति है माँ, घोर अंधियारे में जलती प्यार की ज्योति है माँ। ओठ उसकी आंखें हैं भला उसके कहां, ओठ उसकी आंखें हैं भला उसके कहां। घर के सुख दुख में समाकर हंसती है रोती है माँ, घर के सुख दुख में समाकर हंसती है रोती है माँ। बारी बारी छोड़ जाते हैं, बारी बारी छोड़ जाते साथ हैं जब हम सफर, बारी बारी छोड़ जाते साथ हैं जब हम सफर। मेरी रग रग में दुआ सी तैरती होती है माँ, मेरी रग रग में दुआ सी तैरती होती है माँ। भूख, बीमारी, तबाही
सोखते हैं रस, भूख भी माई तबाही सोखते रहते हैं रस, ख्वाब फिर घर की बंजर भूमि में फोड़ती है माँ, ख्वाब फिर घर की बंजर भूमि में फोड़ती है माँ। दहशतें आ जाए आंखों में इन बच्चों के कहीं, दहशतें आ जाए दहशतें आ जाए आंखों में इन बच्चों के कहीं, रात भर सोती हुई सी भी कहाँ सोती है माँ, रात भर सोती हुई सी भी कहाँ सोती है माँ। भागते सुबह बहुत बेचैन दिन शामें थकी, भागते सुबह बहुत बेचैन दिन शामें थकी, भग्न रातें शीश पर अपने सदा ढोती है माँ, भग्न रातें शीश पर अपने सदा ढोती है माँ। दाग कितने ही लगा बाहर से घर आते हैं लोग, दाग कितने ही लगा बाहर से घर आते हैं लोग, आंच में खुद को जलाकर आंच में खुद को जला करके उन्हें धोती है माँ, आंच में खुद को जलाकर धोती है माँ। जलती रहती है अंगीठी सी रसोई घर के बीच, जलती रहती है अंगीठी सी रसोई घर के बीच, देख पूरी जिंदगी भी कुछ कहाँ खोती है माँ, देख पूरी जिंदगी भी कुछ कहाँ खोती है माँ। गाल पर ढलका हुआ एक दर्द का मोती है माँ। एक छोटी सी गजल बहुत अच्छा बताता हूँ, छोटी सी गजल है। स्वागत है। थरथरा कर शिला रह गई, थरथरा कर शिला रह गई, जाने क्या ये हवा कह गई, थरथरा कर शिला रह गई, जाने क्या ये हवा कह गई। एक खुशबू से पागल हुई, एक खुशबू से पागल हुई, सांस में हर नदी बह गई, सांस में हर नदी बह गई। बीच में घर के उसके मेरे एक दीवार भी ढह गई, बीच में घर के उसके मेरे एक दीवार भी ढह गई। ख्वाब में धूप ने दे सदा रात क्या क्या नहीं सह गई, ख्वाब में धूप ने दी सदा रात क्या क्या नहीं सह गई। जाने क्या हो गया डाल को, जाने क्या हो गया डाल को, देखते देखते दह गई, देखते देखते दह गई। पंख चिड़िया के फिर खुल गए, देखिए यह गई वह गई, पंख चिड़िया के फिर खुल गए, देखते देखते वह गई। थरथरा कर फिदा रह गई, जाने क्या ये हवा कह गई। दो मुक्तक पढ़े रहा हूं आपको। जिंदगी भी क्या कि अपनों में अकेली हो गई, जिंदगी भी क्या कि अपनों में अकेली हो गई। मिली अनजानी कोई उसकी सहेली हो गई, मिली अनजानी कोई उसकी सहेली हो गई। खुल गए उत्तर सहज ही कठिन मसलों के कभी, खुल गए उत्तर सहज ही कठिन मसलों के कभी। बात छोटे से कभी मुश्किल पहेली हो गई, बात छोटे से कभी मुश्किल पहेली हो गई। जिंदगी भी क्या अपनों में अकेली हो गई। ये एक स्वाधीनता से पहले और बाद की बात है। आज अनमन थी सुबह जाने इसे क्या हो गया, आज अनमन थी सुबह जाने इसे क्या हो गया। पूछ बैठा मैं बताओ क्या कहीं कुछ खो गया, पूछ बैठा मैं बताओ क्या कहीं कुछ खो गया। सुबह बोली रात भर लड़ता तिमिर से जो रहा, सुबह बोली रात भर डरता तिमिर से जो रहा। आदमी वो हाय मैं आई लिपट कर सो गया, आदमी वो हाय मैं आई लिपट कर सो गया। सुन महाज्ञानी कि तुझसा कोई दीवाना नहीं, सुन महाज्ञानी तुझसा कोई दीवाना नहीं। जान तो जिसको लिया पर खुद को पहचाना नहीं, जान तो जिसको लिया पर खुद को पहचाना नहीं। उड़ रहा है तू दिगंतों तक गगन में बेपनाह,
उड़ रहा है तो दिगंतों में गगन में बेपनाह, पर पड़ोसी दर्द में आना नहीं जाना नहीं, पर पड़ोसी दर्द में आना नहीं जाना नहीं। मेरे साथ बहुत हो गया। सर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरुवर रामदरस मिश्र जी को हम सब सुन रहे हैं। जैसा कि इस काव्य गोष्ठी का शीर्षक ही है कविता के रंग, रामदरस मिश्र के संग। कविता के रंग, कई मिजाज, गुरु जी ने कहा कई मिजाज की कविताएं हम सब सुन रहे थे। और सच में गुरुवर रामदरस मिश्र जी कविता के साथ चल रहे होते हैं, कविता के साथ रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में कुछ उन पर बातचीत कर रहा था, कुछ लिख रहा था, तो ध्यान में आया लोक से अर्जित और लोक को समर्पित। तो ऐसे हमारे गुरुवर रामदरस मिश्र जी हैं, हम सब उनको सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम गुरुवर को। अब ये जो गोष्ठी है, यह गोष्ठी हम सबको आभार ज्ञापन की ओर ले जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये 40 कड़ियों का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, एक कोरोना काल का जो संकट काल था, उस समय हम सबके जीवन में कैसे रंग भरे जा सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और उसमें प्राध्यापकीय कार्य को करते हुए, बच्चों के साथ पढ़ाते लिखाते हुए ऐसे कई बड़े और अच्छे प्राध्यापक हैं जो कि समाज में बहुत कुछ अपना योगदान दे रहे होते हैं। उन्हीं में से हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी। उनके बारे में मैं बहुत चर्चा क्या करूं, आप सभी जानते ही हैं। साहित्य और संपादन और पत्रकारिता, जिस प्रकार से पत्रकारिता को आजकल साहित्य से अलग करके देखा गया, हमारे सामने डॉक्टर स्मिता मिश्र जी हैं जो साहित्य और पत्रकारिता को कैसे एक साथ जोड़ती हैं, कैसे खेल को जोड़ती हैं। और ये जो 40वीं कड़ी हम सबके सामने है, वो भी हम सब साक्षी हैं कि उनका हमें सानिध्य मिल रहा होता है। गुरुवर रामदरस मिश्र जी का सानिध्य मिल रहा होता है। ओम निश्चय जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि विवेचनात्मक आभार, विवेचनापूर्ण आभार कैसा होता है, वो हम आदरणीय स्मिता मिश्र जी के माध्यम से सुनते हैं। मैं आभार ज्ञापन के लिए आदरणीय डॉक्टर स्मिता मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा कि आज जो हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर रश्मि झा जी, अमिता मिश्र जी, विपिन चौधरी जी, भारतेंदु जी और साथ में कितने ही सारे श्रोता जुड़े रहे और जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये YouTube पर भी उपलब्ध होगा। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में संजोया भी जाएगा, जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं। इन सब विषयों को लेकर के आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा मैं प्रोफेसर डॉक्टर स्मिता मिश्र जी को। आदरणीय डॉक्टर स्मिता मिश्र जी। नमस्कार वेद जी, मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी जी। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म एलुमनाई की ओर से सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने इस मंच की इस 40वीं कड़ी में हमें अनुग्रहित किया अपनी उपस्थिति से। जैसा कि वेद जी ने बताया कि कोरोना काल में अपने विद्यार्थियों, एक तरफ मेरे वे विद्यार्थी थे जो तमाम संकटों से गुजर रहे थे, दूर देहात, गांव, कस्बों में, और मैं महानगर में थी। मैं किसी रूप से उनकी सहायता नहीं कर पा रही थी। वे मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे थे। अपने अभिभावकों कुछ ऐसे अभागे बेचारे रहे कि अपने अभिभावकों को खो दिया उन्होंने। दूसरी तरफ लॉकडाउन की स्थिति में थी, जिसमें मैं अपने माता पिता को दिल्ली से थोड़ा दूर सोनीपत की ओर ले आई और देहात के बीच में उनको रखा। तो वो जो एक अकेलापन पिताजी जैसे सर्जक को महसूस हो रहा था, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि शायद
ये वर्चुअल माध्यम उस 97-98 साल के व्यक्ति और मेरे 17-18 साल के विद्यार्थियों के बीच एक पुल का काम कर सकता है। और इसी ताकत को मैंने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की स्थिति में आई डॉक्टर ओम निश्चल जी, वेद मित्र शुक्ल और रविशंकर अपने विद्यार्थी के साथ। तो आज ये 40वीं कड़ी पहुंच गई है। और यदि आज के संस्करण की बात करें तो वेद जी ने उम्मीद है कविताएं जो पढ़ी तो वाकई कविताएं उम्मीद होती हैं हमारे जीवन की, आने वाले जीवन की। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए के साथ मंगल यात्रा प्रारंभ करने वाले वेद जी ने जो ईश्वर दिया, आज हम सब जानते हैं कि इस समय वैष्णव जन तो तेने रे कहिए कितना सार्थक हो रहा है, प्रासंगिक है ऐसे समय में जब वैश्विक रूप से युद्ध के बादल हमें भी घेर रहे हैं। भारतेंदु मिश्र जी हमारे अत्यंत आत्मीय रचनाकार, परिवार में अनेक बार आपकी उपस्थिति रही और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के समन्वयक रहे। भारतेंदु जी प्रसिद्ध दोहाकार, हिंदी और अवधि के नवगीतकार, आलोचक हैं। और अगर मैं कहूं कि अभिजात्य और लोक दोनों को साधने वाले रचनाकार हैं, जहां पर वो राग, विराग, नगरबोध, विसंगतियों, स्त्री श्रमिक, राजनीति, धर्म, न जाने कौन कौन से स्वर अपनी सर्जना में वे समाये रहते हैं। शिव तांडव के द्वारा वो एक अभिजात, एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बांधते हैं और दूसरी तरफ धूल धूसरित लोक या आम निबोरी के बौराने पर आपकी कलम चलती है। हरीशचंद्र रोहित को जो भिन्न रास्ता चुनने के लिए कहते हैं, शायद प्रत्येक मूल्यवादी जो आहत पीढ़ी होती है अपनी आगत पीढ़ी को यही सलाह देती होगी कि अपना रास्ता भिन्न चुन लो। और शिव तांडव से जो अर्थ सौंदर्य बिखेरा वह तो चमत्कारिक था ही, नाद सौंदर्य अद्भुत रहा। आपका अत्यंत आभार। विपिन चौधरी जी, हिसार से आने वाले विपिन जी हमारे समय की अत्यंत चर्चित कवित्री हैं। स्त्री विमर्श के अत्यंत विश्वसनीय स्वरों में से एक स्वर आपका है, आपकी कविताओं में से उभरता है, निकलता है। अतीत, वर्तमान, खोया पाया के विरोधों से गुजरती, उबरती, तामती कवित्री, अपने हिस्से के गुलाब को तलाशती कवित्री, अपने पते से खोए हुए बेरंग प्रेम पत्रों को ढूंढती कवित्री। लेकिन वह असहाय नहीं होती है, बल्कि दुर्गा की छवि को बारंबार ध्यान करती है। यहाँ पर उन्होंने उन कविताओं को पढ़ा नहीं, लेकिन उन कविताओं से मैं बड़ी प्रभावित रही हूँ, जिसमें मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ वो पंक्तियां कि पुरुष के लिए, जहां पे वो कहती है कि वे महिषासुर है ये तो तय है, पर स्त्रियां तुम्हारे दुर्गा होने में देरी क्यों हो रही है। तो ये दुर्गा के बहाने इन्होंने जो समकालीन स्त्री विमर्श के स्वर उभारे हैं, जमीनी स्वर उभारे हैं, बड़े प्रभावी हैं। और इनकी एक और खास बात है कि इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन पर नाटक भी लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना। आपका अत्यंत आभार विपिन जी। और अमिता मिश्रा जी, स्त्री बोध और
स्त्री के अनेक द्वंद्वों से हम ये देख रहे हैं कि अनेक कविताएं आपके स्वरों में आती हैं। इन तमाम स्वरों को विन्यस्त करने वाली कवित्री अमिता जी हैं और स्त्री जीवन के न जाने कितने दुख दर्दों को आप स्वर देती हैं। बिना प्रेम के 30 पार करती लड़कियां, विस्थापन, अकेला होना, अफवाह, न जाने ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे संघर्षों को, ऐसे छुपे हुए जो तकलीफें हैं उनको आपकी दृष्टि देखती है। और बहुत आसान है एक स्त्री के खिलाफ हो जाना, लाल को पीला और पीले को बेरंग बनाना। बहुत प्रेम को रेखांकित करती हैं। ये और खास बात है कि एक तरफ वो कंप्यूटर की दुनिया की विशेषज्ञ हैं, लेकिन उसके बीच में भी मनुष्य की उपस्थिति, मनुष्य के भावों की उपस्थिति, संवेदनाओं की उपस्थिति, उसको बराबर अंडरलाइन आप करती रहती हैं। और प्रेम, जश्न मोहब्बत की तारीख को आप नहीं मानती और माननी भी नहीं चाहिए। तो आप सभी रचनाकारों का मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ। और पापा की एक गजल या मुक्तक से मैं हमेशा समापन करती हूँ। आज एक गजल, माँ काफी समय से बीमार थी और भाई के घर है, शशांक मिश्रा जी के घर हैं, और पापा को आज हमने सुबह भेजा कि आप माँ के पास जाइए। तो बुझे रहने वाले पापा जी का जो स्वर है आज इतना गूंज रहा था कि मुझे अपनी स्निग्धा जो मेरी भतीजी है, मैं इसको कहा कि जरा डायल्यूट करो स्वर का, पापा का जो स्वर है बहुत गूंज रहा है। और माँ की आपको छवि दिखे न दिखे, लेकिन उनका स्वर पीछे से वाह वाह आपको जरूर सुनाई दे रहा होगा। तो एक पापा की गजल है जो उन्होंने 12 सितंबर और 1984 में लिखी थी। थक गए हैं महफिलों के जाम, आओ घर चले, सो गई है रात बनकर शाम, आओ घर चले। इश्तहारों को रहे पढ़ते भला कब तक यहाँ, इश्तहारों को रहे पढ़ते भला कब तक यहाँ, चिट्ठियां होंगी हमारे नाम, आओ घर चले। कोई आंसू हंसी कोई कुछ तो अपने नाम हो, कोई आंसू हंसी कोई कुछ तो अपने नाम हो, जी लिए अब तक बहुत गुमनाम, आओ घर चले। दूसरों के ख्वाब को अपना समझ सोते रहे, दूसरों के ख्वाब को अपना समझ सोते रहे, पड़ा होगा ढेर सारा काम, आओ घर चले। ढूंढता ही राजधानी में अमन का राग देखो उठ रहा, राजधानी में अमन का राग देखो उठ रहा, क्या हुआ होगा वहां है राम खड़े। थक गए हैं महफिलों के जाम, आओ घर चले। और इसी के साथ में अपनी 2 प्रतिनिधि जो कविताएं जो आज पढ़ी हो या खास ना पढ़ी हो, छूट गई हो, वे ओम जी को यदि आप प्रेषित कर दें तो जो संचयन जो है, जो ओम जी और मैं संपादित कर रहे हैं, तो हमें अत्यंत सुविधा होगी। और आपके भेजने से हम ये मान बैठेंगे कि आपने कंसेंट, कॉपीराइट कंसेंट दे दिया है। नमस्कार। अगले रविवार को की पुनः प्रतीक्षा में हम सब रहेंगे। आप सबका आभार। नमस्कार। अगले सप्ताह तक के लिए धन्यवाद।